गुज़िश्ता रोज़ शाहरग के इलाके हरनाई में मज़दूरों की गाड़ी पर हमला हुआ, जिसमें 10 मज़दूर शहीद हुए जबकि 6 के करीब ज़ख्मी हुए। इब्तदाई जो हमारे पास इन्वेस्टिगेशंस आई हैं उसके मुताबिक रोड साइड पर ये धमाका खेज़ मवाद नस्ब किया गया था और इस वाक़े के बाद एक विजुअल या एक वीडियो आई और उस वीडियो पर बात करने से पहले सूबाई हुकूमत इस वाक़े की पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत करती है और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी ने वाज़े तौर पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हिदायत दी हैं कि हरनाई या जो दीगर माइनिंग एरियाज़ हैं वहाँ पर जहाँ जहाँ मज़दूर काम करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सिक्योरिटी फोर्सेस उनकी नक्ल व हमल को महफूज से महफूज बनाने के लिए जो इक़दामात उठा सकती हैं वो उठाएँ और इस वाक़े की भरपूर मज़म्मत सूबाई हुकूमत ने की है और इसके जो शुहदा हैं उनकी फैमिलीज़ से ताज़ियत करती है। जिस वीडियो का मैं आपसे ज़िक्र कर रहा था, एक वीडियो सामने आई कि वहाँ पर उनकी लाशों की मुंतकिली के लिए चंदा किया जा रहा था। अब अगर कुछ चीज़ों पे बात करेंगे तो फिर लाजमी सी बात है, आप जर्नलिस्ट दोस्त इस बात पे इज़हार करते हैं और अपने आज़ादी इज़हार राय के हक़ की बात करते हैं, लेकिन हक़ाइक़ इस तरीके से नहीं है। इनकी लाशों को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए और PDMA के ज़रिए उनकी फैमिलीज़ तक स्वात पहुँचाया गया है। अगर वहाँ पर मौजूद कोई शख्स जिसने चंदा करने की कोशिश की है उसके ख़िलाफ़ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरी कार्रवाई करेगी उसकी निशानदेही होने पर, क्योंकि किसी भी वाक़े के फ़ौरी बाद हरनाई जैसे फारफलंग एरिया में फ़ौरी तौर पर एम्बुलेंसेस का पहुंचना आसान नहीं था। लाजमी सी बात है, इतनी बड़ी तादाद में हरनाई में एम्बुलेंसेस मौजूद नहीं हैं, तो ज़ियारत क्रॉस से और जो दीगर करीब तरीन जगह हैं वहाँ से PDMA की जानिब से मूवमेंट की गई और जनाजे के फ़ौरी बाद एक फ़र्द की जानिब से अगर वहाँ कपड़ा बिछाकर चंदे की कोशिश की गई तो ये एक गलत हरकत है जिसकी सूबाई हुकूमत न सिर्फ मज़म्मत करती है बल्कि इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी करेगी। और PDMA और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते हुए इन लाशों को स्वात जहाँ पर इन्होंने जाना था, जहाँ से इन मज़दूरों का ताल्लुक़ था, वहाँ तक पहुँचा के अपनी ज़िम्मेदारी अदा की है। इसके अलावा कोयटा में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत सफ़ा कोयटा के हवाले से एक मुहिम का आगाज़ किया गया था और एक कंपनी के साथ प्राइवेट पार्टनर के साथ एग्रीमेंट किया गया था जिस पर बड़ी तनकीद भी बहुत से लोगों की जानिब से होती है। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ 2300 टन कचरा उठाया गया है। माजी में यौमिया 700 टन से ज़्यादा कचरा जो है मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन नहीं उठा सकती थी और अभी ये जो प्रोजेक्ट है सफ़ा कोयटा का जिसमें PPP मोड पर गवर्नमेंट काम कर रही है, ये अपने पहले फ़ेज़ में, अभी तक इसका दूसरा और तीसरा फ़ेज़ रहता है। तो इतना फ़र्क इस पहले फ़ेज़ की सूरत में आया है और आहिस्ता आहिस्ता जब ये कंपनी अपने फ़ेज़ेस आगे बढ़ाएगी और कोयटा सिटी पर काम पूरी तरीके से 3 फ़ेज़ेस में जब करेगी तो फिर जो सफाई की सूरत हाल है वो मुख्तलिफ होगी। इसके अलावा इस वक्त आप सबके इल्म में है कि एग्ज़ामिनेशंस हो रहे हैं। मौजूदा सूबाई हुकूमत ने अपनी आमद के साथ सबसे पहले जो कोशिश की थी बलूचिस्तान के जो नौजवान हैं उनके साथ कनेक्ट करने के लिए वज़ीर आला बलूचिस्तान ने डिफरेंट स्कॉलरशिप्स को अनाउंस किया, जिसमें अब्रॉड PhD के लिए स्कॉलरशिप्स थी, जिसमें बीफ के तहत लोकल स्कॉलरशिप्स थी। उसी वक्त ये एक सवाल सामने आया था कि बलूचिस्तान के फारफलंग एरियाज़ में, दूर दराज एरियाज़ में बहुत सी जगहों से नकल की जो है शिकायत आती हैं जिसके नतीजे में वो जो बच्चे मेहनत करते हैं उनको इसका नुकसान होगा। तो उसी वक्त चीफ़ मिनिस्टर ने ये हिदायत दी थी कि इस वक्त जब हम मेरिट पर स्कॉलरशिप्स देने की बात कर रहे हैं तो अगले मरहले में हमें नकल की रोकथाम को यकीनी बनाना होगा, जिसके लिए हालिया इम्तिहानात में न सिर्फ एग्जामिनेशन सेंटर्स में CCTV कैमरे नस्ब किए गए बल्कि जो सेक्रेटरीज़ हैं, डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, हर डिपार्टमेंट के हेड को एक एक डिस्ट्रिक्ट दिया गया, उसे वहाँ पर विज़िट करने का पाबंद बनाया गया। एटलीस्ट इसका कम से कम ये प्रेशर होता है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसे एक प्रेशर होता है कि उसके ऊपर एक चेक एंड बैलेंस है और नकल की रोकथाम के लिए जो भी इनिशिएटिव्स, जो भी जदीद तरीक़ाकार इस्तेमाल किए जा सकते हैं वो अगले मरहलों में एग्ज़ाम्स की जो पेपर्स की चेकिंग होगी उसमें भी अप्लाई किए जाएंगे। इसके अलावा गुज़िश्ता रोज़ सुई में एक मुआहदा मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड और गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के दरमियान हुआ, जिसमें वफाकी वज़ीर जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट हैं एहसन इकबाल वो भी मौजूद थे। तवील अरसे से ये लॉन्ग ड्यू एक मुआहदा था PPL के साथ, 15 साल से बकायाजात का मामला था और अब तक तकरीबन 2 मरतबा एग्रीमेंट्स हुए हैं PPL के साथ हुकूमत बलूचिस्तान के सुई के मामले पर। पहला एग्रीमेंट भी आवाम उठाकर देख सकती है और गुज़िश्ता रोज़ जो एग्रीमेंट हुआ है उसे भी आवाम उठाकर देख सकती है। हालिया जो मुआहदा है वो तकरीबन 13 नुकात पर मुश्तमिल है। इन 13 नुकात में पहली तरजीह
انفرادی فائدے کے بجائے ڈیرہ بگٹی اور سوئی کی عوام کے اجتماعی فائدے کی رکھی گئی ہے۔ اس میں عام آدمی کے لیے بنیادی سہولیات پی پی ایل سے لی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ اعلیٰ تعلیمی اداروں کا جو راستے ہیں وہ سوئی اور ڈیرہ بگٹی کے بچوں کے لیے کھولے گئے ہیں۔ ہر سال 50 طلباء کو لارنس اور کیڈٹ کالج حسن عبدال میں پی پی ایل اسکالرشپس دے گی۔ اس کے علاوہ 14 جو مقامی ڈپلوما ہولڈرز ہیں اور 7 انجینئرز ہیں انہیں میرٹ پر بھرتی کیا جائے گا۔ اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت 50 نوجوانوں کو بیرون ملک بھیجنے کے لیے خصوصی تربیت دینے کی ذمہ داری پی پی ایل پر ہوگی۔ سوئی ماڈل سٹی منصوبے کے تحت سیوریج، اسٹریٹ لائٹس، پارکس اور دیگر جدید سہولیات کی تعمیر کی جائے گی۔ 10 لاکھ گیلن سوئی شہر کو پانی فراہم کرنے کی ذمہ دار پی پی ایل ہوگی۔ گیس فلٹریشن کا جو پلانٹ ہے اسے سوئی پلانٹ سے 10 کلومیٹر دور لے جایا جائے گا۔ یہ بہت بڑا مطالبہ تھا سوئی کی عوام کا۔ پی پی ایل ڈیرہ بگٹی میں تمام جو پرانی سرکاری عمارتیں ہیں، چاہے اس میں سکولز ہیں، چاہے اس میں بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں یا کوئی اور انسٹالیشنز ہیں جو گورنمنٹ کی، ان کی تزئین و آرائش اور جدید سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنائے گی، اور تمام بھرتیاں جو ہے وہ میرٹ پر کی جائیں گی۔ 13 نکاتی جو یہ معاہدہ ہے یہ سوئی اور ڈیرہ بگٹی کے عوام کے لیے۔ اس کے علاوہ 60 ارب روپے سے زائد کے جو ڈیوز ہیں جو پی پی ایل پر واجب الادا تھے، پی پی ایل انہیں مرحلہ وار ادا کرے گی۔ اور اس سارے معاہدے کے بعد جو ہے پہلی ترجیح ہمیشہ، جیسا کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے ماضی میں بھی کہا کہ جس علاقے کا پروجیکٹ ہوگا سی ایس آر کو پابند کیا جائے گا اس کمپنی کو کہ وہ اس علاقے میں اپنی ڈیولپمنٹ کرے، چاہے ریکوڈک کے لیے چاغی، سوئی کے لیے ڈیرہ بگٹی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بلوچستان کے دیگر وسائل جہاں جہاں پر بھی آئیں گے ان کی پہلی جو سی ایس آر کی رسپانسبلٹی ہوگی وہ مقامی آبادی اور مقامی علاقہ ہوگا۔ کوئی سوال؟ ایک ایک کر کے سوال۔ کے ساتھ پہلے بھی ایگریمنٹ ہوئے لیکن اس پر کبھی عمل درآمد نہیں ہوتا۔ ابھی وزیر اعلیٰ صاحب نے کیا ایسے اس کے ساتھ جو ہے لی ہے کہ اس پر عمل درآمد ہو؟ سر اسی سے متعلق سوال ہے کہ یہ تو بقایا جات کا معاہدہ ہے، نیا معاہدہ کیوں نہیں کیا جاتا پہلے؟ مطلب یہ کام کر لیتی ہے اس کے بعد اس کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں، پہلے وہ ایک طرح سے پورا کام پورا کر لیتی ہے، اس کے بعد پھر وہ بلیک میلنگ والی یہ چیزیں بھی آ جاتی ہے۔ مطلب وہ اب نیا معاہدہ کب ہوگا؟ نوراللہ صاحب، آپ نے پہلے معاہدوں کا ذکر کیا۔ میری معلومات کے مطابق 2 معاہدے ہوئے ہیں، ایک ابتدا میں ہوا اور اس کے بھی نکات کیا ہیں وہ آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، آپ کا تعلق ہی ڈیرہ بگٹی سے ہے۔ اور آج جو اس میں نکات شامل ہیں، اگر یہ ماضی کے معاہدے میں شامل تھے تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں۔ زین، آپ کا سوال لازمی سی بات ہے، ایک 15 سال کا ایشو تھا، پینڈنگ ایشو تھا، کونسل آف کامن انٹرسٹ میں اس کی منظوری ہو چکی تھی۔ صوبائی حکومت نے اس وقت جو معاہدہ سائن کیا ہے وہ گزشتہ 15 سال کا ہے، اور آئندہ جو آنے والا معاہدہ ہوگا، لازمی سی بات ہے کیبنٹ ایک اپروپریٹ فورم ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی بادشاہ سلامت نہیں ہے کہ وہ تمام فیصلے خود کریں گے۔ جب وہ کیبنٹ کے فورم پر آئے گا، کیبنٹ میں ڈیبیٹ ہوگا، ڈسکس ہوگا، اس کی منظوری ہوگی، اس کے بعد اس پر بات۔ اچھا سر یہ بتائیں کہ وزیر اعلیٰ کی جانب سے اب تک کوئی تردید سامنے نہیں آئی ہے نیشنل میڈیا یا سینئر طرز نگار کے، یہ کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ اور ایک وزیر کے درمیان میں تلخ کلامی ہوئی ہے، یہاں تک بات پوچھی کہ دست گریبان ہونے کی بھی کوشش کی گئی، اب تک تردید نہیں آئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ہوا ہے واقعی میں؟ وزیر اعلیٰ بلوچستان یا کسی بھی صوبائی وزیر کا آپ نے چونکہ نام مینشن نہیں کیا، وزیر اعلیٰ بلوچستان کی کسی بھی صوبائی وزیر سے نہ تو کوئی تلخ کلامی ہوئی ہے، نہ معاملہ ہاتھا پائی تک گیا ہے۔ جو چیزیں میڈیا پر یا سوشل میڈیا پر رپورٹ ہوئی ہیں وہ حقائق پر مبنی نہیں۔ شاہد صاحب 2300 ٹن کچرے کی بات کر رہے ہیں آپ، اور نجی کمپنی کا دعویٰ ہے، آپ کیا کسی تھرڈ پارٹی سے اس کی ویریفیکیشن کروائیں گے؟ چونکہ دعویٰ کوئی بھی کر سکتا ہے۔ صفا کوئٹہ نے جب اپنے کام کا آغاز کیا تھا اور بہت سی چیزوں پر میرا خیال ہے پچھلی پریس کانفرنسز میں آپ کو بتایا تھا کہ ان کا ایک آڈٹ جو ہے سول سروسز کی جو ٹریننگ کا سینٹر ہے وہاں سے چند ماہ قبل ہو چکا ہے، اور جب بھی ضرورت ہوگی تھرڈ پارٹی ایولیوشن کروائیں گے۔ میں نے آپ کے سامنے 2 فگرز رکھی ہیں، 700 ٹن یومیہ میٹروپولیٹن اٹھاتی تھی، 2300 ٹن تک کیپیسٹی صفا کوئٹہ کی آ گئی ہے، اور یہ پہلا فیز ہے۔ باقی 2 فیزز کے بعد سچویشن کیا ہوگی آپ خود تھرڈ پارٹی آڈٹ کر سکتے ہیں، میڈیا کو کسی نے نہیں روکا۔ شاہد صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو 60 ارب روپے کے بقایا جات ڈیوز تھے پی پی ایل پہ، اس ایگریمنٹ کے تحت یہ بقایا جات کب ملیں گے، کتنے عرصے میں ملیں گے؟ ان کے ملنے کا آغاز آئندہ چند روز میں ہو جائے گا، اور 2 مرحلوں میں یہ اسی فائنینشیل ایئر میں صوبائی حکومت کو ملے گا۔ شاہد صاحب، کچرا اٹھانے کا مسئلہ ایک طرف ہے، ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اصل مسئلہ جو شہر کا وہ لیشز کا ہے، کیونکہ صفا کوئٹہ کی جانب سے صرف کچرے اٹھائے جا رہے ہیں۔ سیکنڈ جو فیز ہے وہ لیشز کیا اسی میں اٹھائے جائیں گے، کیونکہ گلیوں میں جب بارش کے بعد پانی جمع رہنا یہ بھی مشکلات شہر
देखें, सफ़ा कोयटा के साथ इस वक्त जो एग्रीमेंट हुआ है, उस एग्रीमेंट के तहत वो फ़ेज़ वाइज कुछ इलाकों में अपनी सफाई और नालों की सफाई के काम कर रहे हैं, और सेकंड फ़ेज़ में लाजमी सी बात है वो मशीनरी भी ऐड करेंगे, वो ह्यूमन रिसोर्स भी ऐड करेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता एक काम की इब्तदा तवील अरसे के बाद हुई है। अगर पहले ही फ़ेज़ में हम समझते हैं कि तमाम चीज़ें 100% होंगी तो ये पॉसिबल नहीं। रशीद, बहुत अच्छा सवाल है आपका। बलूचिस्तान को लॉ एंड ऑर्डर, धमाकों और फायरिंग के वाक़यात के चैलेंजेस का सामना कोई 1 या 2 साल से नहीं है, गुज़िश्ता 2 दहाइयों से। गुज़िश्ता 2 दहाइयों से 2 चीज़ों को हमेशा माजी की हुकूमतों में इग्नोर किया गया, जिसमें ख़ासकर काउंटर टेररिज़म थी। काउंटर टेररिज़म के लिए इस सूबे में कोई ऐसी पॉलिसी मौजूद नहीं थी जिसके तहत काउंटर टेररिज़म की जाए या ऐसे वाक़यात का सद्देबाब किया जाए। मौजूदा हुकूमत ने अपने आने के फ़ौरी बाद जो सबसे पहला काम किया वो प्रोविंशियल एक्शन प्लान की तश्कील था। प्रोविंशियल एक्शन प्लान की तश्कील के बाद अक्टूबर के महीने से उस पर अमल दरामद का आगाज़ हुआ है। लाजमी सी बात है, जब एक चीज़ मैंने आपसे कहा कि गुज़िश्ता 2 दहाइयों से जिस पर काम ही नहीं हुआ, उसका आगाज़ अक्टूबर में हुआ है, तो उसको अपनी जगह पे इम्प्लीमेंट होने में और उसके रिज़ल्ट्स आने में थोड़ा सा वक्त लगता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की इब्तदा में मैंने ये बात कही कि वज़ीर आला बलूचिस्तान ने वाज़ेह हिदायत दी हैं कि माइनिंग एरियाज़ हों या कोई भी नेशनल हाईवेज़ हों, उनकी सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी इदारों की है, और अगर उसमें किसी की नाकामी साबित होती है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। और वाज़ेह ये हिदायत हैं कि चाहे मज़दूर हों या आम मुसाफिर हों, उनकी ट्रैवलिंग को स्मूथ बनाना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी इदारों की ज़िम्मेदारी है। साहब, ये बताएंगे जो कोयटा कराची शाहरा है, पहले भी बलूचिस्तान हुकूमत यहाँ किसी भी कौमी शाहरा पर एहतजाज जैसे ब्लॉक करने, बंद करने पर पाबंदी आयद की थी। दफ़ा 144 कौमी शाहरा पे नाफिज है, मगर इसके बावजूद आए रोज़ ये शाहरा बंद होती है। कल थप पे भी बंद हुआ था, आज मस्तूम पे भी बंद हुआ था। मुसाफिरों को एक अज़बनाक किस्म के सूरत का सामना करना पड़ता है। 2-2, 3-3 दिन तक ये सड़क बंद रहती है। क्या इक़दाम उठाएंगे? देखें, इसके लिए एक प्लान डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को 3 टियर दिया गया है, और उस इलाके के मारूजी हालात जहाँ कहीं पर भी कौमी शाहरा, अव्वल तो वाज़ेह हिदायत हैं कि ब्लॉक ही नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर ब्लॉक होती है तो 3 टियर फार्मूले के तहत डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबल है उस रोड को क्लियर करवाने की। लेकिन हमारे पास भी लाजमी सी बात है, अगर ख़वातीन और बच्चे सड़कों पर होते हैं तो यूज़ ऑफ फोर्स के बजाय गवर्नमेंट की या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी ये कोशिश होती है कि उन्हें किसी पॉइंट पर आमादा करके उस रोड को खुलवाया जाए, क्योंकि यूज़ ऑफ फोर्स की सूरत में फिर ये तनकीद होती है कि सूबाई हुकूमत जो है वो आवाम से बात करने के बजाय सख्ती से निमट रही है। ज़ैन, आपने बहुत अहम सवाल पूछा है। अगर कहीं से मुदाखलत का आपके पास कोई सबूत है तो मुझे बताएं। इससे पहले आपने कभी लॉ एंड ऑर्डर पर इन कैमरा ब्रीफिंग सूबाई असम्बली में देखी? इससे पहले हेल्थ की सिचुएशन पर इन कैमरा ब्रीफिंग आपने सूबाई असम्बली में देखी है? तालीम की सूरत हाल पर जो हक़ाइक़ हैं, उन हक़ाइक़ से मौजूदा हुकूमत मुँह मोड़ने को तैयार